नोटिस दिएको छ अनि के हो यो 35 दिन भित्र खाली गर भनेर नोटिस दिएको छैन। Balen Shah, he in a way captured the public people's imagination. बालेन गवर्नमेंट को तो और ज्यादा इसमें चैलेंज फेस करना पड़ेगा बिकॉज it completely depends on how they want to communicate with the neighbors. नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दोपहर के 1 बज रहे हैं, यानी कि वो वक्त जब मैं आपके साथ मुखातिब होती हूं दिन के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खबर की हर पहलुओं को लेकर। और वैसे तो बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि उधर डोनाल्ड ट्रंप की रवानगी हो चुकी है अमेरिका से चीन जाने के लिए, जहां कल परसों उनकी मुलाकात होगी शी जिनपिंग के साथ। उससे जुड़े हुए ब्लॉग्स आप ऑलरेडी देख सकते हैं हमारे चैनल पर। साथ ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे क्योंकि कल यहां पर ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, हालांकि जिसमें वांगी जो कि चीन के विदेश मंत्री हैं वो शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो ट्रंप के दौरे को लेकर बिजी हैं। तो उससे जुड़े हुए भी तमाम जो अपडेट्स हैं, ईरान वॉर से जुड़े हुए जो तमाम अपडेट्स हैं, वो मैं आज देर रात आप लोगों तक पहुंचाऊंगी और ब्रिक्स की कवरेज भी आप देख सकते हैं चैनल पर। लेकिन आज मैंने कहा कि आज बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क यानी कि नेपाल की। और मुझे पता है कि नेपाल से बहुत सारे हमारे दर्शक भी हैं जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि नेपाल में मार्च में हमने देखा था कि वहां पर जब चुनाव हुए, आम चुनाव करवाए गए, अंतरिम सरकार ने चुनाव करवाए वहां पर, और उसके बाद बालेन शाह ही इन अ वे कैप्चर्ड द पब्लिक पीपल्स इमेजिनेशन। पिछले साल वहां जेनजी प्रोटेस्ट हुए थे, काफी हंगामा हुआ था, अफरा तफरी की स्थिति थी, और उसके बाद ये चुनाव जब हुए तो एक उम्मीद की किरण बनकर बालेन शाह को 2/3 बहुमत से जीत हासिल हुई इन चुनावों में। और उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी के एक दिन बाद ही हमने देखा कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए। बहरहाल बालेन शाह जब इस सरकार में आए हैं तो उन्होंने एक 100 दिनों का इनिशियली जो है 48 घंटे के अंदर में एक अनवील किया, एक 100 पॉइंट गवर्नेंस रिफॉर्म एजेंडा कि कैसे सुधारें, क्योंकि लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार से परेशान हैं, लोग यहाँ पर पुराने पॉलिटिकल सिस्टम से परेशान हैं। लेकिन एक के बाद एक कई विवाद हो चुके हैं बालेन शाह को लेकर। पहला तो हमने देखा कि कुछ ही दिनों के अंदर में उनके 2 ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनको रिजाइन करना पड़ा, कैबिनेट उनको छोड़ना पड़ा, जिसमें बड़ा नाम है सुदान गुरुंग का, जो होम मिनिस्टर बने हुए थे, उनके खास दोस्त भी थे, बहुत ही कम उम्र के होम मिनिस्टर बने और 26 दिनों में जो है सुदान गुरुंग की नौकरी चली गई। उसी के साथ उसके पहले हमने देखा था कि दीपक कुमार शाह जो कि लेबर मिनिस्टर थे, उनको भी अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी क्योंकि ये खबरें आई कि उन्होंने मिसयूज किया है अपनी ऑफिस को टू सिक्योर अ पोजीशन अपनी पत्नी के लिए ऑन द बोर्ड ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन उससे भी ज्यादा जो अब बड़े विवाद हो रहे हैं वो बालेन शाह की विदेश नीति को लेकर हो रहे हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का दौरा वो पोस्टपोन होना पड़ा क्योंकि वहां खबरें आई कि वो उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। सर्गियो गोर अमेरिका के एम्बेसडर से उन्होंने मुलाकात नहीं की। वहीं जो है उन्होंने आपकी नेपाल के संसद में सदन के कार्रवाई के बीच में जो है वहां से चले जाने का फैसला किया, जब उन्हीं की सरकार की पॉलिसीज के बारे में जानकारी दी जा रही थी सदन को। तो ये कुल मिलाकर बहुत सारे विवाद हो रहे हैं इस पर बालेन शाह को लेकर। उनकी पॉलिसी क्या है, इस पर बात करने के लिए आकांक्षा शाह मेरे साथ जुड़ रही हैं। आप पहले भी इनको हमारे चैनल पर देख चुके हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, रिसर्चर हैं, फिलहाल दिल्ली में है, लेकिन शी कीप्स शटलिंग ऑफ कोर्स बिटवीन काठमांडू एंड दिल्ली। आकांक्षा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पिछली दफा जब बात की थी तो आप काठमांडू में ही चुनावों को कवर कर रही थी। सो एज दे से मच वाटर हैज फ्लोन सिंस देन टू नाउ। पहला तो ये बताइए कि इस वक्त मूड क्या है नेपाल में? अभी भी बालेन शाह को लेकर वही जोश नजर आ रहा है जो खबरें आपको मिल रही हैं? हमने पिछली बार ही बात किया था ड्यूरिंग बालेन जी का जो स्वेरिंग इन सेरेमनी था, उसके बाद तो नेपाल में बहुत कुछ हो रहा है। जैसे बालेन जी का स्पीड है वैसे ही लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग विथ स्पीड। उन्होंने मल्टीपल फ्रंट्स पे वो काम कर रहे हैं, जैसे आप तो फॉलो करती हैं जो नेपाल में होता है। I think a lot of multiple fronts have been opened, by his government. Governance पे है mostly concentration,
वो डिलीवरी सिस्टम को बेटर करना चाह रहे हैं, वो स्टार्टिंग में ही दिखाई दिया. देन ऑल्सो ब्रेकिंग फ्रॉम ट्रेडिशन, ये बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि वो ट्रेडिशनल स्टाइल में काम अब नहीं करना चाह रहे हैं. ऑल्दो आपको उनके स्टाइल और से तो पता चल ही रहा होगा दैट वी हैव टू रियली रीड in what his intent is, because वो जो उन्होंने 100 days का एक टाइम फ्रेम माना हुआ है कि आई विल concentrate on governance for 100 days, तो ये इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है. बट बहुत सारे अच्छे चीज भी हुए हैं, but some of his actions have come under massive criticism. सब अभी जो हम टसल देख रहे हैं जुडिशरी के साथ, नेपाल में ब्रेकिंग फ्रॉम द ट्रेडिशन, लाइक आई टोल्ड यू कि उनका तो कॉन्सेंट्रेशन है ही टू ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशन. बट इसके दौरान क्या हुआ पिछले 3-4 दिन में, दैट ब्रेकिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल अपॉइंटमेंट सिस्टम, somebody who was on the 4th rank in Supreme Court was appointed the Chief Justice. Now, this was massively criticized by a lot of people in Nepal. इसका वो criticism face कर ही रहे हैं. Then ये जब इन्होंने squatters के ऊपर bulldozer चलवाए, that also was criticized कि एक humanitarian angle नहीं दिखाई दिया उनके functioning में. Then Supreme Court has also now put on hold his decision to ban trade unions. ये चाह रहे थे कि universities और employees unions खारिज हो because of over politicization in universities. तो ये एक interim आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कि वो होल्ड पे रखा जाए. So by and large ऐसा लग रहा है कि in terms of his governance में जो उनका concentration था कि हम इसको improve करेंगे, उसमें there seems to be delivery and he is doing it with speed. But there are many issues now coming up जहाँ पे उनको criticism face करना पड़ रहा है. और इन मुद्दों पर हम एक एक करके बात भी करेंगे आकांक्षा, लेकिन आपने जैसा कहा कि गवर्नेंस वाले इश्यूज में वो डिलीवर कर रहे हैं. अब एक उनकी पब्लिक इमेज जो सोशल मीडिया पर दिख रही है, बालेन शाह आराम से चलते फिरते जा रहे हैं, रिक्शा में एल्डरली महिलाओं से मिल ले रहे हैं, उनको अपने बेटी की तरह जो है उनको प्रणाम कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं. तो एक तो है कि उनकी नेचर इजी गोइंग बताई जा रही है कि वो बहुत ज्यादा भारी भरकम सिक्योरिटी लेकर नहीं चल रहे हैं. तो क्या एक वो डेलिबरेट आपको अटेम्प्ट नजर आ रहा है, जब वो काठमांडू के मेयर के पोस्ट पर भी थे, प्रेस से मिले या ना मिले, आम लोगों के पास क्या उनकी कोशिश है दिखाने की कि हम जनता के नेता हैं? इसमें ऐसा है कि you have to understand कि वो जो expectation था ना for change, that is extremely high in Nepal. कि वो दिखाई दे that change in everything basically, more or less. Because जो dissatisfaction थी in the public mind, वो बहुत लंबे टाइम से चली. So there is a natural expectation for change. ये तो है ही. अब उनका जो स्टाइल है, जो सिग्नल्स है और थोड़े बहुत वो जो बोलते हैं, वो टोन है. एक चीज आपको बता दूं, one good news coming from Nepal is that I have just been told कि वो today he will respond to the government's programs and answer some questions. So ये भी बहुत बड़ी बात मानना चाहिए इसको. But like I'm telling you, by and large the mandate itself is so huge. वो mandate पे write करके वो expectation से आगे बढ़ना और keeping in mind the spirit of the Gen Z movement. आपने शुरू में ही बोला था कि this government has come post a certain protest. तो वो Gen Z का जो spirit है, और वो खुद ही इतना young तो है ही, तो वो जो young newness और थोड़ा lack of experience तो दिखता है in the style and in the signals, but overall I feel I have been speaking to people in Nepal
some of the government policies तो criticize हुए हैं, like I'm telling you, but there seems to be an overall acceptance. Media right now is very critical, especially after what happened in Parliament on Monday. वो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का वो खुद अपने ही प्रोग्राम्स और प्लान्स जो राष्ट्रपति जी रीड आउट कर रहे थे वहां से निकल गए और बहुत ऐसा लग रहा था कि ही इज इन अ रश, और वो तो शुरू से ही लग रहा है कि एक देयर इज अ रश फॉर हिम टू प्रूव दैट दिस इज हिज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम पार्लियामेंट में देखते हैं कि यहाँ की जो सरकार है वो राहुल गांधी के ड्रेस कोड पर सवाल पूछती रहती है कि राहुल गांधी सीरियसली नहीं लेते, टी शर्ट पहनकर आ जाते हैं संसद में, पॉकेट में जेब में हाथ रखते हैं, which actually is frankly is not an issue with younger generation। और वहां हम देख रहे हैं कि बादल शाह को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि वो काले कोट, व्हाइट स्पोर्ट शूज पहनकर बड़े कैजुअली वॉकिंग करते हुए नजर आ रहे थे। ये जो मुद्दा है उनकी ड्रेस कोड का या सदन की गरिमा का, आपको लग रहा है कि दिस इज अ पब्लिक इश्यू ऑन द ग्राउंड? वेल, पार्लियामेंट्री डेकोरम तो होता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, एक पार्लियामेंट्री डेकोरम होता है। एंड द प्राइम मिनिस्टर वॉकिंग आउट ऑफ पार्लियामेंट सेशन जहाँ पे उनके खुद के गवर्नमेंट का प्लान्स एंड पॉलिसीज पेश हो रही हो, दैट ऑल्सो बीइंग रेड बाय प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू प्ले पॉजिटिव। इसमें थोड़ा जैसे एनालिसिस आ रहे हैं नेपाल से और जो लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया में, एक उनका एरोगेंस दिखाई दिया। ये दिस इज नॉट एंटायरली आल्सो टू डू विद द ड्रेस कोड, इट इज मोर टू डू विद पार्लियामेंट्री एथिक्स। सो डेमोक्रेसी में तो ये फॉलो करना ही है। मेन स्ट्रीम मीडिया हैज क्रिटिसाइज्ड इट इन नेपाल एंड जनरली सोशल मीडिया में ओपिनियन, तो मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा ओपिनियन डिवाइडेड है। तो आकांक्षा, जो एक और सवाल है, बीच में अभी हमने देखा था कि एक खबर आई थी कि किस तरीके से मीरगंज बॉर्डर पर आम लोग जो सामान लेकर आ रहे हैं भारत से, उन चीजों को रखा जा रहा था। बहुत छोटे छोटे आइटम्स भी थे, एडिबल ऑयल थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी। वो ऑर्डर क्या था और उसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, लोग रोते बिलखते हुए नजर आ रहे थे। क्या वो ऑर्डर अभी भी होल्ड कर रहा है? कैन यू एक्सप्लेन कि आप बेसिकली मोर देन 100 नेपाली रुपीस, आप कोई भी आइटम जो है अगर इंडिया से लेकर आ रहे हैं तो यू मस्ट पे कस्टम ड्यूटी, इज दैट राइट? यस, यस, एक्चुअली ये जो 100 रुपीज वाला ये टैक्स ड्यूटी का जो रूल था वो 2023 में ही बन गया था बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। अब जाके क्या हुआ कि जैसे सुदन गुरुङ जी आए होम मिनिस्टर बनके, तो उनका एक्टिविज्म इतना हाई था और द सिक्योरिटी एजेंसीज प्रेशर टू परफॉर्म एंड मेंटेन स्ट्रिक्ट विजिलेंस एट द बॉर्डर। तो इसके चलते ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ। ये ऐसा नहीं है कि वहां के ये जो मिनिस्ट्री लेवल से एक निर्देशन आया और इसको इम्प्लीमेंट हुआ। दिस सिस्टम, दिस रूल वाज ऑलरेडी देयर, it just that they it came into implementation because वो न्यू गवर्नमेंट का एक था कि हम implementation पे फोकस करेंगे। So इसके चलते what has happened is the local people have suffered, there is no doubt। we have seen videos and 100 rupees is actually a very ridiculous amount if you look at the trade। ऐसे भी आप तो क्या लेकर concentration actually, Smita, concentration होना चाहिए to look at the larger issue, like the cross-border smuggling. There is a very serious problem in India-Nepal border regarding illegal trade. So I think concentration हमें उस पे करना चाहिए और ये local people suffer। एक चीज इसका लॉजिक, ये रूल इन्होंने इंप्लीमेंट किया, इसका लॉजिक है कि वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवर वेंडर्स इन आवर साइड ऑफ द बॉर्डर। दिस वाज द लार्जर लॉजिक। बट आपको तो पता है वी हैव ओपन बॉर्डर, और ये जो आने जाने का सिलसिला है, दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग। मतलब आज की तारीख में गवर्नमेंट का कंसंट्रेशन ब्रेकिंग फ्रॉम द ट्रेडिशन है, बट
आकांक्षा, आज की तारीख में 100 नेपाली रुपए कितने इंडियन रुपीस हुए? About something about 62, 63. It's 1.6 is the exchange currency, you know. 60 So इंडियन that रुपए is में क्या सामान मिल जाएगा? ये तो बेसिकली यही कह रहे हैं कि आम लोगों को कि exactly. आप कुछ भी मत लाइए, आप भारत से आइए तो आप कस्टम्स पे कीजिए। yes. So ये थोड़ा ना ये इसका मुद्दा बना, फिर उसके बाद थोड़ा इसमें रिट्रैक्ट भी हुआ है, बिकॉज यू नो वो ओपननेस इतना ज्यादा है इंडिया नेपाल बॉर्डर में, टू कंप्लीटली हॉल्ट इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, इट्स इम्पॉसिबल। और वो सिर्फ एक बॉर्डर थोड़ी है, एंड इतना पोरस है, वो तो कहीं से भी आ जाएगा। सो मेरा इसमें कहना है कि यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन लार्जर इश्यू, जिसके वजह से हम एक्चुअली सफर कर रहे हैं। या आकांक्षा, जो एक और मुद्दा है, सुदान गुरुंग का आपने नाम लिया है। सुदान गुरुंग भी शुरू में लगा कि एकदम जो है वो हीरो बनकर, ही इज इन हिज 20s, वो आपके रोड्स पर जा रहे हैं, स्ट्रीट पर जा रहे हैं, अचानक से इम्प्रॉम्प्टू चेक्स कर रहे हैं, कह रहे हैं ट्रैफिक नहीं हो, ये नहीं हो, एंड इन अ फ्यू डेज ही हैड टू रिजाइन पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स का हवाला देते हुए। क्या ये करप्शन एलिगेशंस थे? उसमें जनता में कैसा मैसेज गया जो ये दो रेजिग्नेशंस हुई कैबिनेट में विद इन अ फ्यू डेज? इसका ये है कि यू नो सुदन गुरुंग जो है, वो हमने पहले भी बात की थी उनके बारे में, कि वो जेनजी प्रोटेस्ट के टाइम पे एक पॉपुलर फेस होकर इमर्ज हुए थे। Then he was also one of the key negotiators. You know, he was present almost in all negotiations with then government, especially with security agency. Nepal Army chief ने जो lead लिया to, you know, talk to the Gen Z groups, उसमें भी वो थे. Then he also emerged as one of the favorites of Mr. Balencha. तो उनको होम मिनिस्ट्री दिया गया बिकॉज दे हैड सर्टेन agendas to be fulfilled. ये वॉइस था कि आप जो जेंजी प्रोटेस्ट के जो जिम्मेदार हैं, उनको आप एक bring them under due process of law. Okay, so I think there was this pressure in the government कि वो दिखे, तो इसके चलते सुदन जी ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर होम मिनिस्टर, इनको गिरफ्तार तो की। ओके, एंड उनका, मैंने जैसे बोला, उनका वो जो एक्टिविज्म दिखाई दिया ऑन द ग्राउंड, आल्सो इनसाइड द मिनिस्ट्री, और उन्होंने मोटिवेट भी किया सिक्योरिटी एजेंसी। सो यू नो, बिकॉज दे वर कंप्लीटली, स्पेशली नेपाल इतना डाउन था आफ्टर द जेनजी प्रोटेस्ट, ये उन्होंने किया। But you know, again, I'll come to this lack of experience. थोड़ा experience की कमी है शायद, या you know, थोड़ा larger picture वो नहीं देख पा रहे थे, तो जैसे arrest हुए वैसे वो छूट भी गए, you know, because I think the cases against them were not strong. So एक due process of law को अगर वो देखे, then they can have stronger cases. फिर उसके बाद you know, he came under allegations himself. तो जो ये you know, जैसे बालन सरकार आई, उन्होंने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अपने अपने प्रॉपर्टी डिस्क्लोज किया. It is actually usually done also in Nepal. So property disclose में उनका जो you know, एक financial institution में उनका जो शेयर को लेके बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, बिकॉज यू नो द ओनर्स ऑफ दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एक्चुअली बिहाइंड बार्स. वो सुदन जी ने खुद ही पकड़वाया था उनको. So because the shareholders were behind bars, so उनका तो ये कंट्रोवर्सी बहुत ही बड़ा बना. इसके चलते गवर्नमेंट हैड टू प्रोटेक्ट, तो करना ही था. ठीक है, which also then brings me to जो विवाद है फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस को लेकर. उनका अमेरिकी एम्बेसडर सर्गियो गोर से नहीं मिलना, विक्रम मिस्री के ट्रिप को पोस्टपोन करना पड़ रहा है. हालांकि कल ये सवाल बार बार पूछा गया था विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल से. उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो बहुत समृद्ध, वर्सेटाइल, मल्टी फैसेटेड रिलेशंस हैं, और एक
इनविटेशन आ रखा है कि विक्रम मिस्री जो हैं एक म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट पर जाएं। क्या कहा रणधीर जायसवाल ने, पहले हम ये सुना लेते हैं दर्शकों को। देखिए, नेपाल के साथ मैंने पहले भी कहा है कि हमारे रिश्ते एक बहुआयामी किस्म के हैं। जब वहाँ इलेक्शन हुआ, नई सरकार बनी, हमारे प्रधानमंत्री ने उनसे बात की और ये कहा कि हमारे दोनों देशों के रिश्ते जो इतने पुराने हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, गर्मजोशी भरे रिश्ते हैं, इसको हम और मजबूत करेंगे और अपनी प्रतिबद्धता को हम लोगों ने जताया। उसके बाद हमारे विदेश मंत्री की बातचीत हुई, वहाँ के विदेश मंत्री से दोनों नेताओं की मुलाकात मॉरिशस में हुई थी। वहाँ पर एक अन्य बैठक है उसके साइड लाइन में। उसके बाद विदेश मंत्री को उनके तरफ से न्योता आया है नेपाल जाने का। जहाँ तक वहाँ जाने की बात है, इसकी डेट्स दोनों तरफ की म्यूचुअल कन्वीनियंस के हिसाब से की जाएगी। तो आकांक्षा, यहाँ हालांकि रणधीर जायसवाल गलती से जो है विदेश मंत्री बोल गए, लेकिन वो ही वाज एक्चुअली मीनिंग फॉरेन सेक्रेटरी के लिए इनविटेशन। ये क्या मसला है? ये जो प्रोटोकॉल का हवाला दिया जा रहा है, ठीक है, ऑन पेपर ये प्रोटोकॉल हो सकता है कि नेपाल पीएम के साथ में यू कैन डू अ कॉल ऑन मीटिंग, नहीं, लेकिन क्या कॉल ऑन में भी उन्होंने इनकार कर दिया है ऑफ एम्बेसडर्स या फॉरेन सेक्रेटरीज फ्रॉम द अदर नेशंस? इसमें विक्रम मिश्री जी के विजिट को लेके ना थोड़ा क्लैरिटी नहीं है। मिक्स्ड न्यूज हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एज फार एज माई इंफॉर्मेशन इज कंसर्न्ड, उनका नेपाल विजिट का डेट एक्चुअली वाज नॉट कंफर्म्ड। दे वर वर्किंग ऑन द डेट्स ऑफ हिज विजिट। सो ये एक एंगल तो हमें याद रखना पड़ेगा। बट यस, बालन जी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, उसके चलते उन्होंने वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से ब्रेक करके एक जॉइंट मीटिंग की विद एम्बेसडर्स शुरू में ही। एंड देन एक कलेक्टिव ऑडियंस में उन्होंने 2-3 चीजें भी बोली है। दैट मैसेज ये था कि वी वांट टू बैलेंस रिलेशन विद ऑल, ये एक मैसेज आया। फिर ये पॉल कपूर आए नेपाल, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स ऑफ यूएस गवर्नमेंट। उनको भी नहीं मिले। Then obviously Mr. Gore, like you said, he came to Nepal as special envoy of President Trump. वो वहां पे उनसे भी नहीं मिले। बीच में चाइना से भी एक डेलीगेशन आई थी, वो भी he skipped. So इसके चलते ये समझ में आया कि इंडिया से भी अब कोई होगा तो विजिट होगा तो शायद वो नहीं मिलेंगे। So, इसमें 2 चीज है। Now, if he is trying to give a larger message, then, I think it can be थोड़ा पेशेंटली उसको डील कर सकते हैं, because 100 days का वो जो टाइम फ्रेम मांग रहे हैं, इसमें there is no problem. But, but this can have negative impact on Nepal's bilateral relations. Because diplomacy, I've been saying for quite some time since last 10 days, एक जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसमें डिप्लोमेसी फंक्शन नहीं करती है। और डिप्लोमेसी तो है ही एक ट्रेडिशनल एस्पेक्ट, इट इज ट्रेडिशनल इन नेचर। और उसका नेचर ही ये है कि इट यू क्लोज डोर्स। नाउ ये शायद गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, द सेंसिटिविटी ऑफ आवर रिलेशन। इंडिया और नेपाल के साथ बीच में इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं, तो ये तो उनको भी समझना पड़ेगा। आई थिंक एक पेशेंटली उनसे साथ डील करने का एक है माहौल, दैट कैन बी डन फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज। बट गवर्नमेंट को एक क्लैरिटी लाना होगा कि व्हाट काइंड ऑफ अ foreign policy that they want to pursue now from here, because बहुत सारे complications है। It's not within 2 months of Balan government हमारा ये काला पानी का issue इतना बढ़ के आया है, and also both India and China is involved in that. लिपू लेक also, जिसके जरिए कैलाश मानसरोवर, काला पानी, लिपू लेक and लिम्पियाधुरा, the whole region. So this is an issue. और एक चीज ये है कि
नेपाल और इंडिया के साइड से डिप्लोमेटिक डायलॉग के थ्रू इससे बातचीत तो होना ही है, बिकॉज देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। और एमईए के स्पोक्सपर्सन ने तो बोला है कि वी आर विलिंग टू टॉक और डिप्लोमेटिक टॉक्स, और ये उधर साइड से भी है। एक चीज मुझे ये लग रहा है कि बालन जी चाहते हैं कि अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करें, दैट ही वुड वांट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ नेपाल to take lead on bilateral issues. But sometimes what happens is, silence जो होता है वो disengagement को भी दर्शाता है। When you are silent, it seems that you don't want to engage. Then if you're delegating responsibility, उसमें दिखाई देता है कि एक किस्म का disinterest है। ये नहीं होना चाहिए, because this is going to be very, very create problems in our bilateral relation, and we cannot afford, like you said, Trump, US and China are now going to speak to each other. तो जो political reality हमारे जो है उसको तो समझना ही पड़ेगा। तो इसमें आखिरी सवाल, और हालांकि मैं ये भी बता दूं दर्शकों को कि नेपाल में काफी एडिटोरियल्स देखने को मिल रही हैं जिसमें कहा जा रहा है, एक एडिटोरियल है मोरंग एक्सप्रेस का, नेपाल पीएम शुड नॉट ऑफेंड क्लोज फ्रेंड्स व्हाइल सेफगार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट। एक शायद काठमांडू पोस्ट या कांतिपुर का था कि यू नीड नुआंसेस इन फॉरेन पॉलिसी में। लेकिन काठमांडू पोस्ट की एक और रिपोर्ट है आज की जिसमें ये कहा जा रहा है कि काठमांडू एंड बीजिंग प्लान टू एक्सपर्टाइट बायलैटरल प्रोजेक्ट्स इन नेपाल, और थर्ड मीटिंग ऑफ मैकेनिज्म फॉर फैसिलिटेशन इस प्रोजेक्ट्स के लिए फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये होने वाली हैं, जिसमें तेजी लाई जाएगी नेपाल और चीन के बीच में काफी सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। चाइनीज जो असिस्टेंट्स है नेपाल में वो 3 कैटेगरीज में आती हैं, ग्रांट्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड कंसेशनल लोन्स, और बहुत एक बड़ा फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस मिला हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, स्पोर्ट सेक्टर्स के लिए। तो यहाँ पर एक तरफ जहां हमने देखा कि अमेरिका इंडिया को जो सिग्नलिंग हुई, आकांक्षा, क्योंकि ये सवाल हमेशा नई दिल्ली में पूछा जाता है कि क्या चाइना का इन्फ्लुएंस कैसा है, नहीं है, इस वक्त बालन शाह के सरकार की सिग्नलिंग चाइना को लेकर क्या है फाइनली? Again, there is क्लैरिटी नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते हैं इसको। आप थोड़ा गवर्नमेंट का पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को ना कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए देखिए। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, और ये मंडे को ही हुआ है, कि प्रायोरिटी विल बी गिवन टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, वो 10 years में 30 megawatt जनरेशन, देन AI based learning and creation of jobs. They're looking at 1.5 million jobs in next 5 years with a growth rate of 7%. Now, ये जो objective laid out हुआ है, and I'm only telling you in brief, okay? ये जो larger objective layout हुआ है, इसके लिए Nepal needs both its neighbors, and in terms of China, like आपने तो बोल ही दिया कि उनके assistance किस तरीके से आता है, but नेपाल ने जो BRI साइन किया है विथ चाइना, BRI में अभी तक एक भी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट नहीं हुआ। When was it? Almost around 2017-18 it was signed, right? 17. So not even a single project has been implemented in BRI, and I think इसमें the past governments have been very careful, especially our Ministry of Foreign Affairs, कि वो clearly Chinese को बोल चुके हैं कि we will not work on heavy loans, so that जो neighborhood में हुआ, like in China and other in Sri Lanka and other countries, we don't want to get into the debt trap. This has been larger this thing. वो नेपाल गवर्नमेंट पहले चाह रहे थे कि BRI में smaller projects integrate हो, which the Chinese did not agree. And वो जो एयरपोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बने, वो इनको BRI में इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे थे, बट इट डिड नॉट materialize. So there are a lot of challenges in implementing these projects, और ये challenges अभी भी हैं. In fact, बालन गवर्नमेंट को तो और ज्यादा इसमें challenge face करना पड़ेगा, because it completely depends on how they want to communicate with the neighbors, and what kind of development partnership model they want. Abhi isme
मेरे ख्याल में इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं आया है स्मिता। चलिए, निश्चित रूप से देखिए, ये सही बात है कि अभी मार्च में सरकार बनी है, एक लोगों के उम्मीदों के साथ सरकार बनी है, सरकार को थोड़ा वक्त भी देना चाहिए, लेकिन ये भी एक हकीकत है क्योंकि नेपाल लगातार एक इतनी राजनीतिक टर्मोइल की स्थिति में रहा है कि ये पता था हमें कि बालेंशाह के सिर पर जो ताज सजेगा वो कांटों भरा ताज ही होगा एंड ही विल हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग। हनीमून पीरियड लंबा नहीं खींच सकता, ये हमने इलेक्शंस के पहले अपने ब्लॉग्स में कहे थे। तो जैसे जैसे जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, क्योंकि भारत नेपाल संबंध इतने इंट्रिकेटली जो है लिंक्ड हैं, समाज से लेकर सरकार से लेकर सीमाओं तक, इसीलिए इन पर ध्यान रखना जरूरी होता है। तभी मैंने कहा कि आज आकांक्षा से जो है एक बातचीत कर लेती हूँ, ईरान युद्ध पर अपडेट्स और आरागची के इंडिया विजिट पर अपडेट्स, ट्रंप के चाइना विजिट पर अपडेट्स को देर रात। बहुत शुक्रिया आकांक्षा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल। थैंक यू फॉर हैविंग मी स्मिता, थैंक यू वेरी मच। और जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, हमेशा की तरह रिमाइंडर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, कंटेंट पसंद आए तो शेयर कीजिए और अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए कंटेंट अलर्ट के लिए। नमस्कार, आदाब।